तो आज हम बात करते हैं कि प्रायोगिक भूगोल में हम किस तरीके से कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत हमें होती है। पर वो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर क्या है और क्यों ज़रूरी है। निश्चित तौर पे ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चीज़ों को ज़्यादा फास्ट बनाता है। सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आसानी से हो सकती हैं। हम जो कैलकुलेटर्स में जोड़ भाग करते हैं वो कंप्यूटर्स पे और सुगमता से हो सकती हैं। अगर कोई डेटा हमने गलत एंटर कर दिया है तो उसको हम चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी किताब में कुछ पब्लिश हुआ है तो वो अगर गलत है तो वो नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट में ही ठीक हो सकता है जब वापस किताब की प्रतियां छपेंगी। पर कंप्यूटर में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली किसी फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन दी है, अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई है, गलती रह गई है, तो वो इमीडिएटली रेक्टिफाई होके आपको ठीक से दिख सकती है। तो ये एक बहुत मेजर बेनिफिट है हम जो कहेंगे, जो कंप्यूटर्स का हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण है और क्या इसको दूसरों से अलग बनाता है। निश्चित तौर पे स्पीड आपकी बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं बैठ के मेरे पास 100 नंबर्स हैं, हर ज़िले की जनसंख्या है, अगर मैं बैठ के एक एक जनसंख्या को ऐड कर रही हूँ तो निश्चित तौर पे मुझे बहुत समय लग जाएगा। कंप्यूटर से ये बहुत आसानी से 2 सेकंड में हो जाएगा। दूसरा है, आप बहुत बड़ा डेटा हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, अगर मुझे हर ज़िले की जनसंख्या देखनी है तो भारत में कितने सारे ज़िले हैं और कितनी जनसंख्या है, अगर हम उस सारे डेटा को देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कंप्यूटर से ये आसानी से हो सकता है। और उसमें से मुझे मान लीजिए निकालना है कि राजस्थान राज्य के झालावाड़ ज़िले में कितनी जनसंख्या है, तो एक सिंपल सा क्वेरी करके या फिल्टर करके आप वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। चीज़ों को एडिट करना, जैसा कि हमने कहा, बहुत आसान है। कंप्यूटर में अगर कोई त्रुटि रह गई है, अगर 0 का 1 हो गया है, 1 का 0 हो गया है, तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं। मतलब आप निकाल सकते हैं कि किस जगह की कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अगर यही मुझे एक किताब में देखना है, सेंसस में देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक पन्ना पलट के देखना पड़ेगा। अच्छा, ये राजस्थान राज्य आया, अब इस राजस्थान राज्य के सारे ज़िले हैं, इसमें से मुझे झालावाड़ ज़िला निकालना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। फिर अगर आपकी कोई चीज़ है जो आपको चेक करनी है, वैलिडेट करनी है, तो कंप्यूटर में बहुत आसानी से हो जाती है। और जब भी आप स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को साथ में लेते हैं, मतलब जो आप मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो आप नंबर्स, जो आपके नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर भारत में हम लिटरेसी की बात करें, साक्षरता की बात करें, तो भारत में कितनी साक्षरता है, तो साक्षरता जो है वो आपका नॉन स्पेशल डेटा है। पर अगर मैं हर राज्य में कितनी साक्षरता है उसको मैं मार्क कर सकूं किसी तरीके से, या शेड करके बता सकूं कि ये वो राज्य है जहाँ पर कम साक्षरता पाई गई है, ये वो राज्य है जहाँ पर ज़्यादा साक्षरता पाई गई है, तो बहुत आसानी से मैं उस चीज़ को वहाँ पर रिलेट कर सकती हूँ। और ग्राफ्स के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से, कंप्यूटर से हम ईजिली इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर्स में आगे बढ़ने के पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर्स में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो कंप्यूटर्स में आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। जो हार्डवेयर होता है उसमें आपका इनपुट, आउटपुट और ग्राफिक यूनिट्स होती हैं, जो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इनपुट में आपका कीबोर्ड हो गया, फिर आपका स्कैनर, डिजिटाइजर, ये सब एक तरीके के इनपुट हैं जिससे इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में जा सकती है। अब कर्सर के माध्यम से, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये क्या जो स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका कर्सर है। अब जो आउटपुट है, आउटपुट आपको किस पे दिख रहा है, आउटपुट इस स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये मॉनिटर हो गया। फिर इसके पीछे बैकएंड में आपका सीपीयू होता है। ये सीपीयू का आपका प्रोसेसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, जो भी आपके फंक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, सारी पेरिफेरल इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का, जिसके थ्रू आप पूरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और आउटपुट से उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका ग्राफिक्स होता है जो कि आपके विजुअल डिस्प्ले में आपको मदद करता है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम डेटा एंट्री और एडिटिंग की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे डेटा एंट्री डेटा की तरह हो सकती है, एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में, लोटस में। मैपिंग की अगर हम बात करें तो ArcGIS, ArcView, इद्रिस, जियोमीडिया कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम काम में लेते हैं। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मतलब जैसा कि हमने बोला, जो स्पेशियल डेटा है और नॉन स्पेशियल डेटा है उसको हम साथ में ला सकते हैं। स्पेशियल मतलब जो स्पेस पे हम गवर्न कर सकते हैं या स्पेस पे हम दिखा सकते हैं, और नॉन स्पेशियल मतलब जो वैल्यूज़ या नंबर्स आपके दिए हुए हैं। और फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इस विंडो को जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल दिखा सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू दिखा सकते हैं, हम पॉलीगन शेडिंग कर सकते हैं, लाइन शेडिंग कर सकते हैं,
तो ये अलग अलग तरीके हैं जो हम काम में लेते हैं। इन सब में एक सॉफ्टवेयर बहुत महत्वपूर्ण है जो है एक्सेल, जो आप अक्सर काम में लेंगे जब भी आप अनुसंधान करेंगे या आप कंप्यूटर असिस्टेड मैपिंग करेंगे, तो वो किस तरीके से काम में लिया जाता है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करते हैं एक्सेल किस तरीके से काम में लिया जाता है। एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जो अक्सर हमें काम लगता है जब हम नंबर्स और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसके हर जो एक ब्लॉक आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको जो है सेल कहा जाता है। हर जो रो आपको देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है, जो लेटा हुआ है, वो रो कहा जाता है। और जो वर्टिकल लाइन है जैसे ABCDEF, ये आपके कॉलम कहे जाते हैं। तो ये तो हमने बहुत ही बेसिक वोकेबलरी समझ ली इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर विभिन्न फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स डाले हैं और यहाँ पर मैं एक नंबर बदल देती हूँ। अब ये नंबर्स मैंने रैंडम ऑर्डर में डाले हैं। अगर मुझे चाहिए कि ये छोटे से बड़े या बड़े से छोटे हों, तो मैं सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन लेके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स बदल गए। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे इनका टोटल चाहिए, ये इनका जोड़ कितना होता है, तो मैं ऑटो सम पे क्लिक कर सकती हूँ। वो दिखाएगा कि कौन से सेल आप C10 से लेके C13 नंबर के सेल को सेलेक्ट कर रहे हो, वो वहाँ पे एक सिलेक्शन बॉक्स दिखाएगा और फिर आप एंटर जैसे ही करेंगे वो वहाँ पर आपको टोटल दिखा देगा 23। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। पर इसके अलावा हम इसको इक्वल टू सम और फिर C10 से लेके आपका चलेगा C13 तक, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फिर एंटर कर दीजिए तो भी आपके पास सेम वैल्यू आ जाती है। तो ये एक बेसिक तरीका है जो हम यूज़ करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, अगर हम एक नई शीट बनाएं तो यहाँ से हम प्लस प्लस करके एक नई शीट बना सकते हैं। अब इस नई शीट पे मान लीजिए कि मैंने जिला की इन्फॉर्मेशन डाली है और हर ज़िले में कितनी जनसंख्या है इसकी इन्फॉर्मेशन डाली है। मैंने पहले कॉलम को सेलेक्ट किया, मैं व्यू पे गई और मैंने जो है यहाँ पर जाके फ्रीज पेन्स टॉप रोज कर दिया। तो ये ऊपर ही ऊपर की रो फ्रीज हो गई है। अब इसमें मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन मान लीजिए इतनी है। अब मैं नीचे चली गई, मेरे को 89 नंबर की जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम ये है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। अब मैं अगर 89 नंबर की डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन देख रही हूँ तो मुझे पता है कि पहले रो में जो पहले कॉलम में जो है डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में पॉपुलेशन दिया हुआ है। अब अगर मुझे ऊपर भी आना है तो मैं ऊपर आके दूसरे वाले की भी वैल्यूज़ चेक कर सकती हूँ। पर फ्रीज पेन का फ़ायदा ये होता है कि ये जो वैल्यूज़ ऊपर आ गई हैं ये ऊपर ही रहेंगी। अब ये ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं, तो मुझे चाहे मैं कितना भी एक्सेल शीट ले लूँ, कितना भी लंबा मेरा डेटा हो, तो मैं इस चीज़ को आसानी से समझ सकती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्या है और डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट पॉपुलेशन क्या है, किस कॉलम में किस चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, अब जैसे यहाँ पर हमने कुछ विषय ले लिए और विषय को हमने अरेंज कर रखा है A to Z में, तो मैं वापस होम पे जाके अगर इसको सॉर्ट करूँगी और Z to A कर दूँगी तो आप देख रहे हैं सबसे पहले Y वाले आ गए, W वाले आ गए और A वाले जो हैं वो आपके लास्ट में चले गए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। कई बार आप डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर का ऑप्शन भी आप काम में लेते हैं जब आप देखते हैं कि आप यहाँ पर फ़िल्टर करना चाहते हैं कि आप सिर्फ जो है ना एडल्ट एजुकेशन वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक रो दिखेगी और उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ है वो दिखेंगी। मान लीजिए कि मैंने सिर्फ बुद्धिस्ट स्टडीज़ सेलेक्ट किया है, तो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में मान लीजिए आपके 500 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू दिखेगी। अगर मैं ऑल कर देती हूँ तो मुझे सारी वैल्यूज़ दिखेंगी। पर इसमें बुद्धिस्ट स्टडीज़ तो बहुत नीचे चला गया, पर मुझे सिर्फ उसी का डेटा चाहिए था, तो मैंने फ़िल्टर के ऑप्शन से वहाँ पर उस डेटा को पता कर लिया। अब अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वो है चार्ट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ स्कूल लिए हैं, हर स्कूल में प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उसका डेटा हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और चार्ट के ऑप्शन में जाके एक 3D चार्ट बना देते हैं। तो ये हमें पता देता है 2 सेकंड में कि एक ग्राफिकल डायग्रामेटिक रूप से कि किस स्कूल में कितना एनरोलमेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं IJK में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। अब अगर मुझे इसी चार्ट पे मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे जाऊँ तो चार्ट टाइटल में ऐड कर सकती हूँ वर्टिकल, ठीक है। इसमें मैं बता सकती हूँ कि ये क्या बारे में हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। चार्ट का टाइटल हम दे सकते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड
proportion of students in various schools across various grades, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, वो हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसी पे हम अगर वापस क्लिक करें, चार्ट एलिमेंट्स पे जाएं, तो हम ग्रिड लाइंस के ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रिड्स कहीं पे मोटे हो रहे हैं, कहीं पे पतले हो रहे हैं। लेजेंड को हम देख सकते हैं, अभी राइट में चला गया, अभी ऊपर चला गया, अभी लेफ्ट में चला गया। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी पैटर्न चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप चार्ट में अनेबल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चार्ट की बात। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, एक्सेल शीट में सिंपल हैं। तो अगर यहाँ पर जाके मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो या तो मैं ऑटो सम लेके बता सकती हूँ कि ABC स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, या फिर मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू सम B2 टू D2, B2 से लेके D2 तक, पहला B2 है और आखिरी D2 है, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल पहले स्कूल में 90 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से अब मुझे हर स्कूल के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको लास्ट से पकड़ के ड्रैग करूँगी तो यहाँ हर स्कूल की टोटल आ जाएगी। IJK में 135 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। अब अगर मुझे निकालना है कि टोटल स्टूडेंट्स में से प्राइमरी स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं उनका प्रतिशत कितना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप अगर सिंपल डेटा देखेंगे तो आप कहेंगे 40/90 करना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, हम वैल्यूज़ नहीं डालते हैं। वैल्यूज़ नहीं डालेंगे तो हम उसको ड्रैग करके हर के लिए काम में ले सकते हैं, है ना। वैल्यूज़ डालेंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, पर इससे हमारे लिए और सुविधा हो जाएगी। तो हम बोलेंगे B2 डिवाइडेड बाय आपकी टोटल कितना है E2, ठीक है। हम स्टार को मल्टीप्लिकेशन का साइन लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपकी परसेंटेज प्राइमरी एनरोलमेंट आ जाता है पहले स्कूल में। अब इसमें हम 2 दशमलव प्लेस तक ही यूज़ करते हैं, तो हम माइनस के थ्रू इसको कम कर सकते हैं। फिर हमने इसको नीचे जाके ड्रैग कर दिया, तो ये आपकी प्राइमरी परसेंटेज एनरोलमेंट आ गया। अब अगर देखते हैं इसी को मैं आगे भी ड्रैग कर लेती हूँ तो क्या होता है, यहाँ से अगर मैंने इसको सेकेंडरी में भी ड्रैग कर लिया है तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। पर ये वैल्यूज़ अगर मैं फॉर्मूला बार में देखूंगी तो थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये दिखाता है C2/F2। मुझे F2 से नहीं निकालना है, मुझे सेकेंडरी स्टूडेंट्स निकालने हैं टोटल से। तो मेरा कॉलम वहाँ पे गलत हो गया है ना। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको E2 किया तो मेरी सही वैल्यू आ गई। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूँगी, कैंसिल, अगर मैं यहाँ से इसको लास्ट से पकड़ के ड्रैग करूँगी तो मेरी सही परसेंटेज सेकेंडरी एनरोलमेंट हर स्कूल का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमने सबसे पहले सीखा टोटल निकालना, फिर हमने सीखा प्रतिशत निकालना। अब अगर मुझे थोड़ी सांख्यिकी लगानी है, स्टैटिस्टिक्स लगानी है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो कैसे किया जा सकता है। हम फॉर्मूला पे जा सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन पे जा सकते हैं, फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मुझे औसत निकालनी है कि टोटल औसत कितने स्टूडेंट्स जो हैं प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं। तो मैं एवरेज पे गई, क्लिक किया, ओके। अब ये दिखा रहा है B2 से B5 तक, और मैंने इस पर ओके क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये एवरेज वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर नीचे चली गई S पे, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है नीचे लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या के स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आप निकालते हो, ओके। अगर मुझे इन कॉलम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैंने ओके किया और मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। पर यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किन वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, किन का औसत निकाल सकते हैं, तो वो आपको सांख्यिकी ही पता होनी चाहिए। ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, यहाँ पर मैं जो भी वैल्यूज़ डालूंगी या जो भी फॉर्मूला लगाना चाहूँगी वो लग जाएगा, उसकी एक वैल्यू भी आ जाएगी, पर उसका सेंस होता है या नहीं, वो मीनिंगफुल है या नहीं, वो आपको सांख्यिकी समझ के आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने समझा चार्ट कैसे बनाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, विभिन्न फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। कई बार अगर आपको मैथ्स की एग्रीगेट निकालना
है, मैथ्स के फंक्शंस यूज़ करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बहुत कॉमनली काम में आते हैं एक्सेल में, एक्सेल मेंटेन करने में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो जब भी आपके पास बड़ी संख्या में डेटा होता है, आपको डेटा इजीली रिट्राइव करना होता है, तो एक्सेल एक बहुत ही सरल तरीका है। आप डेटा को बहुत आसानी से वहाँ डाल सकते हैं। सिंपल एक क्वेरी करके आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस जो कि हमने यहाँ पर चर्चा की वो आप देख सकते हैं। अगर आपको रोज़ या कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, तो वो भी यहाँ से हो सकते हैं। नीचे अगर आप प्लस का क्लिक करेंगे तो आपकी एक एक शीट बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हमने एक्सेल के बारे में समझी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप कंप्यूटर्स में नंबर्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कुछ फाइंडिंग्स लाना चाहते हैं, तो एक्सेल आपको आना ही चाहिए। किसी भी रिसर्चर के लिए, किसी भी अनुसंधानवेत्ता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर असिस्टेंट मैपिंग जो होती है, जैसा कि हमने देखा कि हमने एक्सेल शीट समझा, एक्सेल शीट में हमने विभिन्न फंक्शंस को समझा। कंप्यूटर असिस्टेंट मैपिंग में हम क्या करेंगे कि वो जो डेटा हमने लिया है उसको हम किसी एक मैप पे रखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि महिला साक्षरता अगर हम भारत की देखना चाहें तो हम विभिन्न कैटेगरीज बना सकते हैं जो हमने यहाँ पर दी हैं। अब इन कैटेगरीज के साथ हम ये दिखा सकते हैं कि ये वो क्षेत्र हैं जो कम साक्षर हैं, ये वो क्षेत्र हैं, ये वो राज्य हैं या ये वो ज़िले हैं जो ज़्यादा साक्षर हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल डेटा हमारे पास है, एक नॉन स्पेशल डेटा हमारे पास है। हम उन दोनों को ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेशल डेटा जो होता है हमारा, वो तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। वो एरियल डेटा हो सकता है, लाइन डेटा हो सकता है, या पॉइंट डेटा हो सकता है। पॉइंट डेटा मतलब हम बता सकते हैं कि एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक ज़िला, एक शहर, ये आपका पॉइंट की तरह, जिला नहीं, हम कहेंगे एक शहर या एक गांव आपके पॉइंट की तरह दिखाया जा सकता है। लाइन में हम दिखा सकते हैं कि रोड कैसे जा रही हैं, रेलवेज कैसे जा रही हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क, संचार के माध्यम कैसे जा रहे हैं। एरियल में हम दिखा सकते हैं कि ये इस जिले का कुंड है, या ये मेजर लेक है, ये आपका ग्रासलैंड है, तो ये आपके एरिया में हो गए, या ये राज्य हैं, ये ज़िले हैं। तो ये सब आपका एरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और नॉन स्पेशल डेटा में तो हमने जैसे कि बात की, जनसंख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितना एडमिशन है, वो सब हम नॉन स्पेशल में दिखाते हैं। तो हम कंप्यूटर असिस्टेंट मैपिंग के द्वारा क्या करते हैं, हम इस नॉन स्पेशल डेटा को स्पेशल डेटा पे ओवरलैप कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमने भारत के नक्शे पे वो सभी प्रतिशत मार्क कर दिए। अब उसको हम अलग अलग तरीके से मार्क कर सकते हैं। क्लोरोप्लेथ एक कॉमन टेक्निक है जिसके द्वारा हम मार्क करते हैं। तो उसमें हम शेड कर देते हैं, अलग अलग कलर्स का ग्रेडियंट दे देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हम किस तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने इस मैप में किया है, हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा साक्षर है, कौन से क्षेत्र कम साक्षर है, और कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर डेटा ही अवेलेबल नहीं है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं वो ये है कि जब भी हम इस तरीके की रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, ये कहाँ पे हो सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं वो हैं ArcGIS, ArcView, IDRIS, Geomedia, Geomatica, ये आपके कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो QGIS एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका लाइसेंस आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, या आप ओपनली इजीली वेब पे अवेलेबल है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब भी हम डिजिटाइज्ड मैप की बात करते हैं, उसके तीन प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है DBF फाइल्स, दूसरा होता है, तो हम पहले की कंपोनेंट की बात करेंगे DBF फाइल्स, दूसरा कंपोनेंट है SHP फाइल्स जिसको शेप फाइल्स कहा जाता है, और SHX फाइल्स। तो जो DBF है ये एक एक्सेल की तरह है जिसमें आप डेटा डालते हैं, आपका डेटा एंटर होता है, और शेप फाइल्स ये जो दोनों हैं ये आपका मैप पे इंफॉर्मेशन दिखाने का कार्य करती हैं। तो जो भी DBF फाइल है वो आप एक्सेल में एडिट कर सकते हैं। एक्सेल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये दोनों शेप फाइल्स जो हैं ये आप जो मैप में देख रहे हैं यहाँ पर आपके डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो हमने इस अध्याय में समझा। कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजीज निश्चित तौर पर एक रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे परिवर्तन आजकल आ रहे हैं, और अगर आप कंप्यूटर्स नहीं समझते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप इस विषय में थोड़ा पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर की सहायता से
ArcGIS की सहायता से, मैपिंग सॉफ्टवेयर्स की सहायता से आप बहुत ईज़िली बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को बहुत आसानी से रिवील कर सकते हैं, ताकि एक आम आदमी भी उसको बहुत सरलता से, सुगमता से समझ सके। तो एक बहुत ही एप्लीकेटिव टेक्नोलॉजी है जिसे हमें समझना होगा और काम में लेना होगा। जैसे जैसे आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे, आप इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।